पहले करेंगे डिस्कशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए बच्चों, मॉड्यूल डिस्कस करेंगे पहले। सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? चलिए सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर फिजिक्स भी बच रहा है क्या? तो पूछिए, पहले डिस्कशन करते हैं। एलटी वाले बच्चों पहले बताओ अपना कंप्लीट कहां तक हुआ था? जेनर डायोड तक हो गया ना? चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। न्यूक्लियर फिजिक्स पहले करें स्टार्ट। गेट लगा देना बता के, ऐसे बंद नहीं होगा वो। थैंक यू। चलिए एलटी वाले बच्चों, आपके जो भी डाउट्स हैं लिख दीजिए। सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स टेस्ट में आपके, शांत हो जाइए पहले तो। टेस्ट में आपके मैं बता दूं, न्यूक्लियर फिजिक्स तो आ ही रहा है। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर तो पूरा आएगा। रेडियो एक्टिविटी शायद मैंने दिया नहीं दिया, मेरे को ध्यान नहीं है, शायद नहीं दिया है। क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आप लोगों को, है ना? पिछली बार जितने क्वेश्चन आए थे उसके डबल से भी ज्यादा मिलेंगे क्वेश्चंस, है ना? न्यूक्लियर फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आएगा आपके कंप्लीट, ठीक है ना? तो सेमीकंडक्टर और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये आपके रेडियो एक्टिविटी का मेरे को जहां तक ध्यान नहीं है, क्वेश्चन नहीं दिया शायद मैंने, है ना? न्यूक्लियर, हाँ करंट यूनिट लिख रहा था, करंट यूनिट अभी न्यूक्लियर नहीं आया था, कुछ पोर्शन पीछे का छूटा हुआ था ना, तो न्यूक्लियर आएगा और सेमीकंडक्टर। तो आप मुझे बताइए न्यूक्लियर फिजिक्स में एक्सरसाइज फर्स्ट में कोई भी डाउट है बोलिए, बातें बंद कर देना बिल्कुल। एक्सरसाइज फर्स्ट में सेमीकंडक्टर में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। बेटा ये 18 क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट का न्यूक्लियर फिजिक्स का है क्या? जवाब दो फटाफट। एक्सरसाइज फर्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स, अरुणदीप 18 क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स का है क्या? ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज का 18। और बोलिए बच्चों, अभी तो आप कह रहे थे डाउट 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 8, और बोलो जिसे भी क्वेश्चन पूछना है। 26 और 28 30। बातें बंद कर दीजिए बस, जो बच्चा बात करता हो नजर आएगा। अभी ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसी बालक से। बोलिए 40, एक्सरसाइज फर्स्ट में 44, और बोलिए एक्सरसाइज फर्स्ट में अभी बिगनर बॉक्स का नंबर आएगा बेटा 90। 90 तो है ही नहीं इसमें क्वेश्चन। 19 एक्सरसाइज फर्स्ट में, और 45 42 भी है, 45, और कोई इधर क्वेश्चन आया हो 20 36 82 28 28 हो गया क्या बच्चों अपना? 28 82 36 26 आ गया। 82 तो है ही नहीं, है क्या? है क्या? नहीं है ना? बस इस बालक को अब आगे क्वेश्चन के जवाब नहीं मिलेंगे, है ना? 82 नहीं है, 36 ठीक है। 36 है क्या कहीं यहाँ? 52 एक्सरसाइज फर्स्ट हो गई। अब आते हैं एक्सरसाइज सेकंड पे, न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सरसाइज सेकंड। बच्चों ऐसे डिस्कशन नहीं होता है, आप अपना समय खराब कर रहे हो। अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। 19
और बोलिए 24, 12, 27। कौन बातें कर रहा है? बातें कर लेना तो इनको एक बार पहले। बालक एक्सरसाइज सेकंड में और कोई डाउट हो तो बोलिए। एक्सरसाइज सेकंड में वेरी गुड बेटा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सिलेबस कब कंप्लीट होगा? तुम्हारा खोपड़ा फोड़ देता अगर सामने होता तो। यहाँ डाउट पूछ रहा हूँ तुम सिलेबस, ये क्वेश्चन डाउट है क्या तुम्हारा? बेटा मुझे पता नहीं है। 64 एक्सरसाइज फर्स्ट का है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? एक्सरसाइज थर्ड बोलिए, न्यूक्लियर फिजिक्स 15। एक्सरसाइज थर्ड में कोई डाउट पूछने हो बच्चों पूछ लीजिए। 31, ये जो बेटा 31 आपने डाउट पूछा है, 20 और 31 ये एक्सरसाइज कौन से का है? एक्सरसाइज 3 का 20 है ना? एक्सरसाइज 3 का 20, ओके। एक्सरसाइज 3 का 20, 17 हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। रेडियो एक्टिविटी तक तो डिस्कशन हो चुका था अपना। अगर रेडियो एक्टिविटी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो बाहर पूछना। फिर आप एक मॉड्यूल दे दो मुझे जिसके पास आसपास मॉड्यूल हो। आप शांत हो जाना ताकि समय खराब ना हो। सबसे पहले एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18। एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18। 18 देखिए, ये मत करो बातें, नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को। मैं आराम से बोल रहा हूँ, मत करो बातें। अभी मैं यहाँ इधर साइड में खड़ा कर दूंगा आप लोगों को, फिर समझा करो, क्यों समय खराब कर रहे हो अपना। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर आपके पास है XN अल्फा लिथियम 37। अच्छा देखो, मैंने कहा था X1 और 2 वाले लेफ्ट साइड लिखकर ऐड करें, ऐसा क्वेश्चन कराया था। आर्टिफिशियल रेडियो 3-4 वाले राइट साइड लिखकर ऐड करें और बैलेंस कर लो। X न्यूट्रॉन है, N मतलब, तो आप बैलेंस करो। 7 + 4 11, यहाँ 1 तो यहाँ 10, 3 + 2 5, ये 0 तो ये 5, 5 10 बोरॉन आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द प्रोसेस ऑफ एटॉमिक एक्सप्लोजन द मोस्ट ऑफ द फ्यूजन एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ। मैंने आपको लिखाया भी होगा, जो भी एनर्जी फ्यूजन में रिलीज होती है उसका 93% पार्ट प्रोडक्ट को किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी, बाकी 7% गामा रेडिएशन। लिखाया था ना? तो जो भी आपके फ्यूजन हुआ है, एक्स अगर वाई और जेड में ब्रेक हुआ है, एनर्जी रिलीज हुई है, मैंने आपको लिखाया था इसका 93% पार्ट इस प्रोडक्ट को एज अ काइनेटिक एनर्जी की। तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी किसकी फॉर्म में जाती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन है, किसने पूछा 26? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल? न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर हो या अंदर हो, दोनों तरफ अनस्टेबल है। आप देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं? बाहर हो सकता है या नहीं? ज्यादा मास वाला है, कम में कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्ट हो रहा है मतलब अनस्टेबल, दोनों अनस्टेबल है। प्रोटॉन तो स्टेबल होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, अंदर तो दोनों अनस्टेबल है। प्रोटॉन स्टेबल होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस क्योंकि कम मास वाला ज्यादा में कन्वर्ट नहीं होता। इलेक्ट्रॉन सिंगल स्टेबल, प्रोटॉन आपके पास स्टेबल है, और अल्फा पार्टिकल 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन स्टेबल हमारे पास है क्योंकि यूरेनियम से अल्फा निकला स्टेबिलिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 28। 28 देखिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम ग्रेटर देन दी न्यूक्लियस बाय अ फैक्टर। आप जानते हो वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या लिखोगे? रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब। रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 और न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 और इसका क्यूब। सॉल्व कर लेना। एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस से कितना टाइम्स आएगा वो देख लेना। 10⁻15
क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज, क्या ऑलवेज लेस देन होता है? नहीं। ऑलवेज मोर देन होता है? नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है। कैसा होता है? ऐसा। समटाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, 40 किसने पूछा? 40 आपसे कहा गया है, आप बताओ सबसे मोस्ट स्टेबल सारे एलिमेंट्स में कौन था? आयरन। मास नंबर कितना? 56। 56 मास नंबर देख लो, एक ही होगा। आ गया समझ में बात? क्वेश्चन नंबर 44, अरे पहला ही तो आंसर आ गया 50। ठीक है, तो 44 देखिए, 44 किसने पूछा है? 44 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 है, इन द फ्यूजन प्रोसेस द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्यूजन प्रोडक्ट अपॉन मास ऑफ पेरेंट। इधर देखो, आप मुझे बताइए फ्यूजन करवाया तो फाइनल प्रोडक्ट का मास इनिशियल वालों से कम, क्योंकि इनका कुछ मास किस में गया? एनर्जी में, मास इफेक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट का इसका मास और इसका मास का रेशियो लेस देन 1 या ग्रेटर देन? लेस देन 1। बस आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है, एमपी और एमएन जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एलिमेंट्स हैविंग न्यूक्लियर मास एम और एन। एम हैज एन न्यूट्रॉन, जेड प्रोटॉन, द करेक्ट रिलेशन। देखो, एम न्यूक्लियस का मास बना रहा है जिसमें कितने न्यूट्रॉन है? एन। और कितने प्रोटॉन है? जेड। और आपको बताना है, अच्छा कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है? जेड प्रोटॉन और एन न्यूट्रॉन से मिलकर ये न्यूक्लियस बना है। बताइए, अगर एक प्रोटॉन का मास एम और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास आपको दे रखे हैं, न्यूट्रॉन का एमएन और इसका एमपी, एक प्रोटॉन का मास एमपी तो जेड प्रोटॉन का जेड एमपी। हेलो, एक न्यूट्रॉन का एमएन तो एन न्यूट्रॉन का एन एमएन। और आप मुझे बताइए फाइनल वाले का मास इनिशियल से हमेशा कम। अरे होता है नहीं, क्योंकि उसका मास किस में गया? एनर्जी में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चेक कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 42, 42 किसने पूछा? बेटा देखो, पहली इक्वेशन अगर आप देखोगे तो उसमें जेड बैलेंस नहीं है, चार्ज 5 + 2 7 और यहाँ 7 + 1 8। क्लियर। सेकंड इक्वेशन देखिए, मास नंबर बैलेंस है क्या? नहीं है। 23 1 24 और 22 + 4 26 बैलेंस नहीं है। थर्ड, नेगेटिव बीटा डीके, और नेगेटिव बीटा में कौन निकलता है? न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो? एंटी न्यूट्रिनो। तो थर्ड सही है, नेगेटिव बीटा में जेड +1 हो रहा है, मास नंबर में चेंज नहीं आ रहा। फोर्थ क्यों गलत है? क्योंकि वहां कौन निकल रहा है? एक तो न्यूट्रिनो निकलता कौन है बीटा में? एंटी न्यूट्रिनो, नेगेटिव। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45, fission of nucleus possible because binding energy per nucleon in them। fission याद करिए बच्चों, ऐसा कुछ ग्राफ आपको पढ़ाया था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ ग्राफ। और आपको अच्छे से पता है ये 30 और ये 170, 30 से कम वाले स्मॉल साइज और 170 के बाद लार्ज साइज। बताओ कौन फ्यूजन करते हैं, स्मॉल या लार्ज? ये फ्यूजन करते हैं। और आपसे फ्यूजन की ही पूछा है उसने। ठीक है, तो आपसे कह रहा है, पहला ऑप्शन पढ़ रहा हूं, कौन सा था ये? 45, डिक्रीज मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज मास नंबर एट लो मास नंबर। लो मास मतलब 30 से कम। क्या मास नंबर बढ़ने के साथ साथ ईबीएन डिक्रीज होता है क्या? अरे ईबीएन तो क्या हो रहा है? इंक्रीज। ये तो गलत हो गया। सेकंड, इंक्रीज विद मास नंबर एट लो मास नंबर। बिल्कुल, मास नंबर बढ़ने के साथ साथ ईबीएन क्या होता है? इंक्रीज। पर ये गलत क्यों है? क्योंकि ये फ्यूजन करते हैं और उसने किसके लिए पूछा है? फ्यूजन, तो इसलिए गलत हो गया। थर्ड, डिक्रीज विद मास नंबर एट हाई मास नंबर। इधर देखो, क्या हाई मास नंबर मतलब 170 के बाद, क्या मास नंबर बढ़ने के साथ साथ ईबीएन डिक्रीज हो रहा है? बिल्कुल। और ये क्या करते हैं? फ्यूजन। तो आंसर थर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 36 देखिए बच्चों, सेम क्वेश्चन ऐसा जो अभी अपने सॉल्व करा था। किसने पूछा 36? 36 किसने पूछा बच्चों, जल्दी बताइए ऑनलाइन। तो देखो 36 क्वेश्चन अगर देखें, यहां तक तो आप पहुंच ही गए। इसकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है बी, तो मास इफेक्ट निकालते हैं, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। तो बताओ जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस मास ऑफ एन जेड न्यूक्लियस और डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, क्या रिलीज एनर्जी होगी?
और फ्री न्यूक्लियन से अगर न्यूक्लियस बनेगा तो जो रिलीज है वही क्या होती है, बाइंडिंग। इसकी बाइंडिंग दे रखी है तो B/C² करेंगे, B/C²। आपको ये निकालना तो इसको इधर लिया और इसको इधर लिया। आगे आंसर क्वेश्चन नंबर 52। 52 देखिए, 52 किसने पूछा है? 52 ये तो रेडियो एक्टिविटी का है और है भी सिंपल सा ही। विच वन मूव विद ग्रेटेस्ट स्पीड? फोटोन ही करता है 3 × 10⁸ से। ये तो अपन ने बात की बच्चों एक्सरसाइज फर्स्ट की। अब आते हैं एक्सरसाइज सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 19 निकालिए, रीडिंग मारिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सरसाइज सेकंड में 19। हाँ, सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज इनटू हीलियम बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीलियम में, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। तो आपके डेल्टा एम कितना दे रखा है? 0.02866 AMU में। ठीक है, ये डेल्टा एम गिवन है, मास इफेक्ट। आपसे कहा गया है एनर्जी लिबरेटेड पर AMU। पहले एनर्जी लिबरेटेड तो निकालते हैं, रिलीज एनर्जी कैसे निकालते हो? उसने कहा 1 AMU में कितनी एनर्जी जा रही है? 931। तो बताइए डेल्टा एम इंटू 931 क्या रिलीज एनर्जी आ जाएगी? उसने कहा लिबरेटेड एनर्जी पर AMU। कभी भी आपसे पर AMU पूछे ना तो 1 AMU मास होता है या तो एक प्रोटॉन का या फिर एक न्यूट्रॉन का। पर AMU कभी भी पूछे मतलब पर न्यूक्लियन, एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन। ध्यान रखना, कभी भी आपसे बोला जाए कैलकुलेट पर AMU एनर्जी, पर AMU मतलब पर न्यूक्लियन। कितने न्यूक्लियन है यहाँ? 4, तो डिवाइड बाय 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। 24 किसने पूछा है? रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हाँ, 12 किसने पूछा? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है पावर ऑफ रिएक्टर इज डिसइंटीग्रेशन इतनी मास जीके और पर आवर पूछ रहा है। आप जानते हो बेटा P बराबर E/T, और E बराबर क्या होता है? डेल्टा एम इंटू C²/T। बस ये पूछ रहा है डेल्टा M/T की वैल्यू, ये सॉल्व कर लो। P/C²। डेल्टा एम किस में रखते हो बच्चों? kg, तो ये kg पर सेकंड में आएगा। और आपको किस में कन्वर्ट करना है? माइक्रोग्राम। क्या kg को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना आता है? और पर सेकंड है तो पर आवर में कन्वर्ट कर देना, मल्टीप्लाई बाय 3600। पावर आपके पास है 200, नहीं लगा सकते जब तक क्वेश्चन में फ्यूजन वर्ड नहीं दिया गया हो ना। मैंने आपको बोला था वो फॉर्मूला यूज ना लें। कुछ भी बोले, जब तक फ्यूजन नहीं लिखा हुआ है ना तब तक यूज मत लेना है, ध्यान रखना। अदरवाइज जनरल रिलेशन यूज लो ना, सोल्व कर लोगे। पावर दे रखा है, क्या आंसर में वेरिएशन आएगा। बेटर ये है जब फ्यूजन लिख रहा हो, क्योंकि फ्यूजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है ना, तो फिर वो अप्लाई करिए। यहाँ पर कहाँ है? समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन किसने पूछा है? वेरी गुड। किसका है? रेडियो एक्टिविटी का हो चुका डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर, सीधी सी बात है, तुम क्या खोपड़ा खराब है क्या तुम लोगों को? एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन किसने पूछा है बोलिए। देखो साइन में दिक्कत आ रही है क्योंकि आपको सोल्व करना नहीं आता। इधर देखो H11, मैं आपको बताता हूँ H13 दो बन रहे हैं H12, ठीक है। और आपसे कहा है एटॉमिक मासेस आर गिवन दिस दिस एंड दिस। आपसे मेरा क्यू वैल्यू, आपने देखो कैसे क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं। डेल्टा एम निकालिए पहले, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। क्या इन दोनों का मास पता है? इनके मास में से इसका मास सब्ट्रैक्ट करना, इसका भी ट्वाइस करके। इनिशियल मास, इसका मास m1 मान लो, इसका m2 मान लो, माइनस इसका मास m3 इसका, तो 2m3 कर देना। ये तो डेल्टा एम आ गया। और डेल्टा एम इंटू
931.5 करना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। एमयू में दे रखा है ना, बस अब सॉल्व कर लेना। अब कहाँ दिक्कत आई, जो भी साइन आएगा वही आंसर होगा। कुछ भी पता नहीं है मुझे तो, एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, मास डिफेक्ट ऐसे निकालते हैं नहीं। अगर रिलीज एनर्जी पॉजिटिव मैं क्या है, बिल्कुल बच्चे को कंफ्यूज ना हो तो आसान तरीका बताता हूँ, पर बच्चा क्या चाहता है कि नहीं मैं कंफ्यूज कैसे हूं। मैं कह रहा हूं जैसे बच्चे के सामने बेल खड़ा हुआ है, तो बच्चा ये चाहता है कि बेल मुझे मारे कैसे। मैं कह रहा हूँ बेटा दूर रहो, इससे दूर रहो, नहीं एक बार तो मार कर अरे मास इफेक्ट इस बच्चे ने, मैं बताऊं कैसे निकाला, मैं तो इसके चेहरे से बता सकता हूँ इसने क्या करा है फाइनल माइनस इनिशियल करा है इसने, और इसकी रिलीज एनर्जी का साइन इसलिए नहीं आ रहा। ऐसे नहीं किया, ईमानदारी से बताओ, सोल्व कहाँ कर रहा था, निकाल। तो फिर साइन में कहाँ दिक्कत आई, ऐसे किया था सोल्व। सोचो मत, तुम सोच ही नहीं। मेरी बात सुनो, नहीं ऐसे अपने हिसाब से नहीं लगाते है ना आपको जो साइन आया ना वो असलियत है। आप ध्यान रखना बस इतना सा, अगर कभी रिलीज एनर्जी, चारों ऑप्शन पॉजिटिव साइन दे रखा, अगर आपका साइन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये होता है ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसको करवाने के लिए रिएक्शन को एनर्जी देनी पड़ेगी, बस ये मतलब है। और अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब रिएक्शन अपने आप पॉसिबल है, वो स्टेबिलिटी के लिए हो रही है। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 20 किसने पूछा है, देखिए 20, वेरी गुड, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, हो गया कंप्लीट। न्यूक्लियर फिजिक्स होगी, सेमीकंडक्टर एक्सरसाइज फर्स्ट। नहीं बना, खोपड़ा खराब है क्या तुम्हारा। कब बनाओगे बेटा फिर, कल एक दिन में बना ही लोगे। एक्सरसाइज फर्स्ट, आज डिस्कशन के लिए बोला था ना सेमीकंडक्टर का। चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट डिस्कस करते हैं बस। जब मैं अभी पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में, तो आपने कहा नहीं सर लास्ट में रह जाते हैं, डाउट डिस्कस करो। जब डाउट डिस्कस करने लगे तो आप कहते हो पढ़ाओ। तुम लोग एक बार बताओ, माइंड संतुलन में तो है ना। सेमीकंडक्टर एक्सरसाइज फर्स्ट, जो भी डाउट्स है हाथ ऊपर करिए, प्रॉब्लम पूछिए। 11, 13, 14, 30। सेमीकंडक्टर एक्सरसाइज फर्स्ट के डाउट बोलिए बच्चों। एक्सरसाइज फर्स्ट का 30, 31, 11, 54, एक सेकेंड, 11, 54, 30, 31, 11, 54, 30, 31। अरे बिगनर बॉक्स भी है, एक सेकेंड रुकना बेटा। ये बिगनर बॉक्स 2 का 3 क्वेश्चन जो है ये न्यूक्लियर का है क्या। नहीं, इससे 42 वाला तो एक्सरसाइज फर्स्ट का है ना सेमीकंडक्टर का। 1914 एक्सरसाइज फर्स्ट, 1914, 1914। एक्सरसाइज फर्स्ट का 42 सेमीकंडक्टर का, ठीक है वो आ गया। और एक्सरसाइज फर्स्ट में 35, कौन सा 38 और 44, 38, 44 आ गया, चलिए 52। अच्छा शांत हो जाइए, और कोई डाउट हो तो देख लीजिए। एक्सरसाइज फर्स्ट 50 है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का 17, 50 और 17 आया नहीं है, देखें 17 आ गया, 50 और है। चलिए हाँ, ऑनलाइन वाले का तो क्या है, ध्यान रहेगा चलिए स्टार्ट करते हैं, इतना डिस्कशन करते हैं। अब ध्यान रखना फिर,
नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कशन आपके होगा सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज कम से कम कहाँ तक, जो एप्लीकेशन अपन पढ़ चुके हैं डायोड के वहां तक है ना, आज जो पढ़ लेंगे वहां तक का डिस्कशन होगा, कंप्लीट कर लेना। तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मार्क कराना है, क्वेश्चन पता नहीं पड़ते तुम लोगों को। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, लाइए एक मॉड्यूल दीजिए। अब शांत होइए और ध्यान से सुनिए। 11 क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग करंट। देखो स्ट्रॉन्ग करंट किसके कारण, आप मुझे बताइए, क्या स्ट्रॉन्ग करंट लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होगी क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होगी क्या, नहीं, पहला गलत हो गया। क्या इलेक्ट्रॉन के डिक्रीज होने के कारण स्ट्रॉन्ग करंट होगी, नहीं होगी। क्या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण एक्सेस करंट होगी। तो अगर हमारे पास बॉन्ड ज्यादा टूट गए, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए सेमीकंडक्टर में, वो एक्सेस चार्ज कैरियर क्या करेंगे, एक्सेस करंट फ्लो कराएंगे। और अगर वो करंट डायोड की रेटेड वैल्यू से क्या हो गई ज्यादा, तो डायोड क्या हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग करंट होगी एक्सेस चार्ज कैरियर के कारण। तो आपसे आंसर बेस्ट करेक्ट कौन सा आएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13, 13 किसने पूछा, आपसे कहा गया है P और Q टू डिफरेंट मटेरियल्स, बताइए बच्चों, सेम रेजिस्टेंस, हैव सेम रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, दोनों का रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, सेम रूम टेम्परेचर। व्हेन हीटेड द रेजिस्टेंस ऑफ फ्री इंक्रीजेस, क्यों बातें कर रहे हो, अगर इनका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वो कह रहा है P का रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होता है और इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो यहां से आपके कंक्लूजन क्या निकलता है, अच्छा बताइए, टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ी, तो अल्फा पॉजिटिव। इसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम तो रेजिस्टिविटी कम, अल्फा नेगेटिव। अल्फा नेगेटिव सेमीकंडक्टर और ये कंडक्टर। समझ में आ गई बात, कौन सा ऑप्शन आएगा देखो, P इज कंडक्टर और Q इज सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन है, व्हेन the conductivity of pure semiconductor only due to breaking of covalent bond। बच्चों इतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है डाउट बताने के लिए, बातें कंटिन्यू आप करे जा रहे हो, आप खुद जिम्मेदार रहोगे, ध्यान रखना, अगर आपको क्लास से भगा दूं तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। बात करते हो गलती से भी कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा कि ये कर रहा था वो कर रहा था पेन ले रहा था, खोपड़ा फोड़ दूंगा डायरेक्ट, खुद जिम्मेदार रहोगे, पहले ही बोल दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, when the conductivity of pure semiconductor is only due to breaking of covalent bonds the semiconductor is cold। देखो only लिखा हुआ है उसने, पहला इंट्रिंसिक, बिल्कुल ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों, ये कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितने होल बनेंगे, दो। तो बॉन्ड टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जनरेट हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सर एक्सट्रिंसिक क्यों नहीं, एक्सट्रिंसिक दोनों ही होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। आप बताइए, एन टाइप है, एन टाइप में देखो एक तो रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण भी जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और डोपिंग के कारण भी जा रहे हैं, अरे जा रहे हैं या नहीं, डोपिंग के कारण भी जा रहे हैं। तो कंडक्टिविटी केवल और केवल बॉन्ड टूटने के कारण नहीं है, डोनर इम्प्यूरिटी लेवल्स के कारण भी, इसलिए गलत हो गया। पी टाइप में भी हमारे पास ऐसा होगा, उसने कहा है केवल और केवल बॉन्ड टूटने के कारण हमारे पास कंडक्टिविटी मिले, और वो कौन सा होता है, इंट्रिंसिक। किसने पूछा था क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, इन पीएन जंक्शन डायोड नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट, मतलब क्या है, अनबायस्ड, पोटेंशियल इज सेम, सब जगह पोटेंशियल सेम होता है क्या, एन साइड द पी साइड इज एट हायर, एन साइड लोअर, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ थर्ड आ गया। अरे आपको ये पता है ना, ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था, एन साइड तो क्या था, हायर, एन साइड हायर और पी साइड लोअर, या अगर ये ऑप्शन होता और इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी होता है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 54, 54 किसने पूछा है, बताइए बच्चों 54, अभी तो पढ़ाया नहीं, फोटो सेल पढ़ा, फोटो डायोड पढ़ा दिया क्या आपको,
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए 31 कहाँ गया, ये रहा। द माइनॉरिटी करंट इन पीएन जंक्शन इज, किसने पूछा क्वेश्चन 31? अरे माइनॉरिटी करंट किसके कारण होती है, कौन सी करंट होती है? ड्रिफ्ट करंट किसके कारण होती है? माइनॉरिटी। डायरेक्शन क्या होती है? एन से पी। कोई सा भी बाइसिंग हो, फॉरवर्ड हो रिवर्स हो, ध्यान रखना दोनों में करंट ड्रिफ्ट भी मिलती है, डिफ्यूजन भी मिलती है। मतलब फॉरवर्ड बायस हो तो उसमें डिफ्यूजन ज्यादा होती है, ड्रिफ्ट नेग्लिजिबल होती है, और रिवर्स में ड्रिफ्ट हाई होती है और डिफ्यूजन नेग्लिजिबल होती है। कोई सी भी बाइसिंग हो, हमेशा ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन क्या होती है? एन से पी ही होती है, ध्यान रखना, भले कोई सी भी बाइसिंग आपके पास हो। कौन सा आंसर आएगा इसका? एन से पी। कौन सा क्वेश्चन था? 31। किसने पूछा था? अगर किसी को डाउट हो, अगर कुछ तो पूछ सकता है बिल्कुल। तो हमारे पास ध्यान रखना, और डिफ्यूजन के लिए पूछे तो मेजोरिटी के कारण हमेशा पी से एन, कुछ भी हो पी से एन ही होती है उसकी डायरेक्शन, ध्यान रखना। ऐसा नहीं होता कि रिवर्स बायस में एन से पी हो जाएगी डिफ्यूजन की डायरेक्शन, हमेशा पी से एन ही होगी। क्वेश्चन नंबर 19 किसने पूछा है? आपसे कहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी फाउंड इन कंडक्शन बैंड ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट फाइनाइट टेंपरेचर। पहला ऑप्शन है डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग बैंड गैप, सही है। देखो ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। वो कह रहा है अगर अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी फाउंड इन कंडक्शन बैंड, इसमें अगर वो कह रहा है एट फाइनाइट टेंपरेचर डिक्रीज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग बैंड गैप, अगर मैं बैंड गैप इंक्रीज करूंगा तो इलेक्ट्रॉन के वैलेंस से कंडक्शन में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कम होगी या नहीं? और सही है, और एक्सपोनेंशियली कम होती है क्योंकि डायोड में जो करंट फ्लो होती है वो एक्सपोनेंशियल करंट फ्लो होती है। तो एक्सपोनेंशियली हमारे पास, अरे याद है ना, n बराबर a t की पावर 3/2 e की पावर माइनस डेल्टा eg अपॉन 2 kt। एक्सपोनेंशियली प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। अगर डेल्टा eg बढ़ाओगे आप उसके करस्पॉन्डिंग, यहां से भी देख सकते हो एक्सपोनेंशियल चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 किसने पूछा? हो गया सॉल्व। किसी को और को पूछना हो 35? क्वेश्चन नंबर 38 किसी को पूछना हो? क्लास में कराया था ना ऐसा क्वेश्चन। 35 देखो, डायोड पहले बताओ कौन सी बाइसिंग? पी साइड हायर 3 वोल्ट, एन साइड लोअर, कौन सी बाइसिंग? फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड बायस में डायोड कनेक्टिंग वायर, आइडियल है या रियल? आइडियल। तो आप मुझे बताइए यहाँ कितने वोल्ट है? 3 वोल्ट, और यहाँ 1 वोल्ट। करंट फ्लो होती है हायर से लोअर, V बाय आर। V दिस माइनस दिस, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट बाय आर कितना है? 100। बस सॉल्व कर लो इसको, मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लो, 20 मिली एम्पियर आ जाए। हाँ बिल्कुल होता है। किसमें? ये करंट ही तो बताया। सीरीज में करंट सेम होती है, जो डायोड के क्रॉस फ्लो होगी वही रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो होगी। सीरीज में तो करंट सेम होता है ना। किसके क्रॉस करंट पूछना चाहते हो? वो इसका रेजिस्टेंस नहीं है डायोड का, वो सर्किट का रेजिस्टेंस दे रखा है कुछ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 किसने पूछा है? हो गया। 44 देखो, रिवर्स बायस अप्लाई टू ए पीएन जंक्शन। 44 किसने पूछा? देखो बेटा, रिवर्स बायस बताओ, रिवर्स बायस में बैरियर हाइट बढ़ेगा, बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा, तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया? राइज द बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। अब वो कह रहा है आपको ऑप्शन कौन से में डाउट है? फोर्थ, ठीक है। थर्ड में भी डाउट है क्या? रिवर्स बायस में क्या मेजोरिटी करंट? फोर्थ में ये डायोड रिवर्स बायस कर, मान लो जर्मेनियम का है, 2 वोल्ट लगा दिए, ठीक है। कहाँ बढ़ रहा करंट? समझ में आई बात क्या? मैंने क्या समझ में आया? जर्मेनियम का ब्रेकडाउन कितना? 25। यहाँ कितना लगा है? 2। क्या ब्रेक हो जाएगा क्या? ब्रेक होने से पहले करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्या बढ़ा क्या? उसने कहा कि लार्ज वैल्यू लगाई, लार्ज वैल्यू पर करंट बढ़ता है। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या रखा है? देखो पढ़ो ऊपर वाला, रिवर्स बायस ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस टू द लार्ज वैल्यू। इधर देखो, लार्ज वैल्यू का मतलब अब करंट इंक्रीज होगा। समझ में आ गई बात? दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन नंबर 52 बोलिए किसने पूछा है? 52 है बच्चों, इनपुट में फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज,
फुल वेव रेक्टिफायर में। तो आप बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रिपल लिखा रखा है, हाफ वेव में तो एफ ही होती है और फुल वेव में डबल लिखाया था क्या, तो 2f हो जाती, लिखा रखा है पॉइंट आपको। 17 क्वेश्चन, 17 किसने पूछा है बोलिए बेटा। आप बताओ जर्मेनियम का डेल्टा ईजी अप्रोक्स कितना होता है, 0.67 से 0.72, अप्रोक्स 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस आपसे जूल में पूछा है, जूल में कन्वर्ट करना आता ही नहीं है सर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए बच्चों, 50 किसने पूछा, जिन्हें डायोड पढ़ा दिया, देखो देखो बच्चों क्या कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। ये 15 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ सीरीज में रेजिस्टेंस लगता है, हमारे बेसिक सर्किट से कंपेयर करते हैं 500 ओम, ठीक है ना। बालक खड़े हो तुम, खड़े हो जाओ, बाहर निकलो यहाँ से क्लास से, बैग उठाओ अपना, बाहर भाग जाओ, आगे से मत बैठना मेरे लेक्चर में, बाहर चल जाओ, छेड़ रहे। तुम एक बार बताओ, कुछ भी करे मैंने क्या कहा, खुद जिम्मेदार रहोगे बाहर जाने के लिए, तो जाओ बाहर। ये सॉरी वर्ड जिसने बनाया ना, मतलब बच्चों तुम लोग क्या है आप अपना समय खराब कर रहे हो, मैं कुल मिला के बात ये कह रहा हूँ, शांति से बैठे रहो बिल्कुल चुपचाप, बातें बातें करोगे, आप सॉरी बोलोगे, फिर दूसरा बच्चों को खड़ा करेंगे वो भी सॉरी बोल देगा। अच्छा दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी ले रहे हो क्या कि वो नहीं बोलेगा, फिर मत करो बच्चों बातें फालतू। देखो जब डिस्कशन हो कम से कम शांति रखे। 15 वोल्ट है, ये इनपुट हमारा बेसिक सर्किट देखना बच्चों, बेसिक सर्किट जो हमारे पास होगा ऐसा कुछ होता है, जिनर लगता है लोड के साथ, किसमें, पैरेलल में, यहाँ भी पैरेलल में लग रहा है, ठीक है, उसने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, आप वापस इधर उधर कर दो दोनों। अब बताओ यहाँ 10 वोल्ट है और यहाँ कितना है 1500, और आपसे क्या पूछा है, जिनर करंट, ठीक है, केवीएल लगाना आता हो तो हो जाएगा। यहाँ से इनपुट करंट आई इन, जिनर करंट, और यहाँ लोड करंट आई एल, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इसमें केवीएल लगा सकते हो, माइनस से प्लस गए तो प्लस प्लस 15 -500 आई इन, करंट फ्लो होती है हायर से लोअर, -10 बराबर 0। क्या ऐसे सॉल्व करके आई इन निकाल लोगे, यहाँ केवीएल लगा के क्या आई एल निकाल लोगे, 10 -1500 आई एल बराबर 0, यहाँ से आई एल आ गया, और यहाँ केसीएल लगा लेना, आई इन बराबर आई जेड प्लस आई एल, तो आपकी जो करंट है वो भी आ जाएगी। क्लियर, सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, कल कर लोगे सोल्व, सोच लो, अरे मार्क कराने की जरूरत नहीं है, सब मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो ट्रांजिस्टर वाले क्वेश्चन छोड़ देना। हाँ कौन सा, केवीएल लगाना आता है, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। केवीएल नहीं समझ में, माइनस से प्लस गया बेटा, +15, मैं भी इधर जा रहा हूँ, करंट भी इधर, -IR। अब यहाँ देखो ये वोल्टेज है, यहाँ से यहाँ तक 10 वोल्ट है, इसका साइन कैसे निकालना सिखाया था वोल्टेज का, करंट की डायरेक्शन, करंट ऐसे जा रहा है तो हायर से लोअर जाएगा, तो इसको हायर बना देगा लोअर, प्लस से माइनस के -10 बराबर। अब इसको सोल्व करके निकालो, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट हो गई। किसी बिगनर बॉक्स में डाउट हो न्यूक्लियर फिजिक्स में तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन वाले बच्चों बिगनर बॉक्स में किसी ने कोई क्वेश्चन लिखा हुआ था, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बिगनर बॉक्स न्यूक्लियर फिजिक्स। हाँ नहीं बेटा 52 हो गया बेटा, आप सो गए होंगे उस टाइम। बिगनर सेमीकंडक्टर न्यूक्लियर फिजिक्स का बोलो अभी, अभी बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, सेकंड एक्स बिगनर बॉक्स बाद में। न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर कोई बिगनर बॉक्स पूछना हो या इलिस्ट्रेशन में डाउट हो, इलिस्ट्रेशन भी पूछ सकते हो। बिगनर बॉक्स 2 का कौन सा क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नहीं न्यूक्लियर फिजिक्स,
बिगनर बॉक्स 3 का 1 लो। पेज नंबर बताओ बेटा। 165। बिगनर बॉक्स 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाफ लाइफ दे रखी है। ये आपके सॉल्व, ये तो रेडियो एक्टिविटी का, रेडियो एक्टिविटी तो हो चुकी बेटा बिगनर बॉक्स और इसका, वो बाहर पूछे है ना। और कोई क्वेश्चन पूछना बिगनर बॉक्स का, न्यूक्लियर फिजिक्स का। इलस्ट्रेशन 11, पेज नंबर बताओ। बता दिया था, अभी नहीं बताया क्या? पेज नंबर बोलो। 155। देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है 11। ये लीजिए मॉड्यूल। मॉड्यूल किसका है? ध्यान से देखना बच्चों, इलस्ट्रेशन 11 ठीक है। आपसे कहा गया है परसेंटेज इंक्रीज इन मास, और इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल कितना दे रखा है? 500 किलो वोल्ट। तो क्या काइनेटिक नहीं निकाल सकते? काइनेटिक कैसे निकालते हो? Q इंटू वी। तो कितनी आ गई काइनेटिक? 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया। क्या आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी? 0.511 अप्रोक्स हमारे पास होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो में कन्वर्ट करो, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी आ गई। और मैंने आप लोगों को बता रखा है जो टोटल एनर्जी हमारे पास होती है वो रेस्ट प्लस काइनेटिक लिखाया था आपको न्यूक्लियर उसमें मैटर वेव में, रेस्ट प्लस काइनेटिक। ये टोटल हो जाएगी रेस्ट प्लस काइनेटिक, दोनों को ऐड करोगे 1011 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज इंक्रीज इन मास हो या परसेंटेज चेंज हो, कुछ भी हो। कैसे कैलकुलेट करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, और परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100। क्या इसी की वैल्यू निकालनी है? अब मैं अगर इसको सी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको कोई तकलीफ है क्या? MC स्क्वायर क्या किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी होती है? बोलो। ये टोटल एनर्जी आपके पास रही, ये रख देना 1011। क्या रेस्ट मास एनर्जी है? क्योंकि एम नॉट रेस्ट मास है, ये रेस्ट मास एनर्जी रही। कहाँ है? ये रही किलो इलेक्ट्रॉन में। और ये रेस्ट बताइए, दिस माइनस दिस अपॉन दिस इंटू दिस बराबर। समझ में आ गया? चलिए पढ़ते हैं बच्चों आगे। हाँ बेटा बिल्कुल, अभी बढ़वाते हैं। कहाँ तक कंप्लीट हुआ था बताओ? अब बात करते हैं फोटो डायोड। क्वेश्चन नहीं कराया था कि डिनर का? 2 क्वेश्चन नहीं कराया, एक ही करवाया था? 2 बस, और कितना? नहीं बेटा 2 ही कराते हैं बेटा उसमें तो। नहीं 3 नहीं बोला बेटा, पॉसिबल ही नहीं है, हर बैच में 2 कराएं तो आपको 3 कैसे करवाएंगे? वो उसके लिए बोला था मैंने, फोटो डायोड के लिए ना। चलिए फोटो डायोड लिखवाया था क्या कुछ? डायग्राम बनाओ। फोटो डायोड कौन सी बायसिंग में यूज होता है? रिवर्स, रिवर्स बायस में यूज होता है बच्चों फोटो डायोड। और इसका डायग्राम देखिए, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज्यादा। आज लाइट इंसान, एक बच्चे को भगाएंगे अपने आप सब शांत हो जाएगा। ये डायग्राम बनाओ। बिल्कुल बंद कर दीजिए बच्चों बातें हम, और ये डायग्राम बनाइए फटाफट। इस चक्कर का एक तो बच्चों बोर्ड जो है ना, इसमें समझाने में फिर जगह नहीं बचेगी अभी। ये डायग्राम कंप्लीट करो। यहाँ होल्स और नेगेटिव आयंस। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर दुख रहा है मेरा जबरदस्त तरीके से।
आप लोग क्या है, आपको समझ में बात नहीं आई ना मेरी? अब मैं अपना स्टेटमेंट चेंज करता हूँ, बात करके देखो। अब आप कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्लास में मत बैठना। अगर जिसको मैं बोलूँ ना आगे से क्लास में मत आना मेरी। अति हो चुकी है अब। शर्म नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? बेशरम हो गया। जब पढ़ना है वो पढ़ाई करिए। जब बोल दिया 2-3 बार नहीं समझ में आ रही है वो आप लोगों को। बातें करोगे बाकी बच्चों का लॉस होगा, जो समझने वाले हैं वो उनका समय खराब होगा। ये डायग्राम कंप्लीट करिए। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं और लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं E इज इक्वल टू एच न्यू की। बस ये दोनों डायग्राम कंप्लीट करिए बच्चों और फिर समझिए। डायग्राम होते ही बता देना मुझे। हो गया? अब समझिए बच्चों, पूरा कंसंट्रेशन इधर लाइए और ध्यान से समझना, और घर जाकर एनसीईआरटी रीडिंग भी मार लेना। सुनिए, हम यहाँ क्या कर रहे हैं बच्चों, E इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा Eg की लाइट गिरा रहे हैं। ध्यान से समझना, कौन सी लाइट गिरा रहे हो? E इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा Eg, मतलब डेल्टा Eg इज लेस देन इक्वल टू E। E फोटोन की एनर्जी होती है, E बराबर एच न्यू, किस में आएगी है? जूल में। अच्छा, डेल्टा Eg इज लेस देन इक्वल टू फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12,400 अपॉन लैम्डा। तो बताइए लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू कितना? 12,400 अपॉन डेल्टा Eg। डेल्टा Eg किस में रखते हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान से समझना, फोटो डायोड का यूज हमारी डेली लाइफ में कहाँ आता है? जो काम फोटो सेल का है ऑलमोस्ट ये काम ये भी कर देता है फोटो डायोड। बस वो कंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना है, और ये किससे मिलकर बना है? सेमी कंडक्टर मटेरियल से मिलकर हमारे पास बना है। अब देखिए, तो हमारे पास अगर बात करें, लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं E इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा Eg की, ठीक है। लाइट गिराने से जंक्शन पर लाइट इंसिडेंट करें, फोटो डायोड का काम हमारे पास होता है इंटेंसिटी को डिटेक्ट करना। इंटेंसिटी में जो चेंज आया उसको डिटेक्ट करना। उस चेंज के बेसिस पर हम काफी सारे एप्लीकेशंस देख सकते हैं इसको। जैसे आप इसको यूज ले सकते हो लिफ्ट में। लिफ्ट में एक तरफ एलईडी लगा देते हैं, एक तरफ फोटो डायोड लगा दिया जाता है, यहाँ से लाइट इमिट होती है और लाइट इंसिडेंट हो रही है फोटो डायोड पर। इंटेंसिटी के डिटेक्शन के बेस पर अगर आप हाथ लगाते हो वहां पर बीच में, तो लाइट इंटरप्ट कर रहे हो आप, जो रेडिएशन आ रहे हैं तो उसमें चेंज आएगा। पहले लाइट इंसिडेंट हो रही थी, अब लाइट में चेंज आएगा, उस चेंज के बेसिस पर उसने डिटेक्ट किया है वो और आपका ओपन हो रहा है। तो मैंने आपको बताया भी था, फोटो डायोड फोटो सेल भी यही काम करता है, इंटेंसिटी में चेंज के बेसिस पर हमारे पास काम करता था। अब देखिए, हम यहाँ पर लाइट गिरा रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। नंबर ऑफ पर्सन को जैसे काउंट करने में, या पंच कार्ड जो आप ये पंच करते हो ना, वहां पर आपके यूज होता है फोटो डायोड का। पंच कार्ड में, स्मोक डिटेक्टर्स में, काफी सारी जगह यूज होता है हमारे पास किसका? फोटो डायोड। इंटेंसिटी डिटेक्शन में यूज किया जाता है बेसिकली। तो आप देखिए कैसे काम करता है, पहले समझते हैं। लाइट इंसिडेंट करी, लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने जो लाइट गिराई है E इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा Eg, मतलब पक्की बात है लाइट गिराने से बॉन्ड टूटेगा। लाइट गिराई आपने, बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से कौन फ्री? इलेक्ट्रॉन। क्या बनेगा? होल। यहाँ से कौन फ्री? इलेक्ट्रॉन। कौन बनेगा? होल। क्या डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे या नहीं? ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमारे पास जनरेट हो गए अब देखिए,
ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्शन बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो लाइट गिराई है वो डेल्टा जी के बराबर या इससे ज्यादा। आपने जो लाइट गिराई है ई, फोटोन की एनर्जी ई बराबर एच न्यू, वो डेल्टा जी के बराबर या इससे ज्यादा। तो पक्की बात है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के वैलेंस से कहां जाएगा? कंडक्शन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने ही हमारे पास क्या मिलेगी? करंट। उतनी ज्यादा क्या मिलेगी? करंट। आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से डायरेक्शन में? इंटरनल के अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पी से एन। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन पी से एन तो करंट एन से पी। यहां पर होल किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, मतलब एन से पी। अगर होल एन से पी तो करंट भी एन से पी। एन से पी कौन सी करंट होती है? ड्रिफ्ट, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज के ड्रिफ्ट करंट हमारे पास मिलेगी। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। फोटो डायोड को इसीलिए इंटेंसिटी डिटेक्शन के यूज किया जाता है। जैसे जितनी ज्यादा करंट में चेंज आएगा उसके बेसिस पर इंटेंसिटी में कितना चेंज आया उसके बेसिस पर हम इसको यूज लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो ड्रिफ्ट करंट मिलती है इसका ऑर्डर क्या होता है? माइक्रो एम्पियर। अब एनसीईआरटी ने क्वेश्चन यहां पर उठाया, देखो लाइट गिराने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस हुए। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू स्वैप आउट हुए। हमें केवल चाहिए करंट। हम लार्ज करंट से मतलब नहीं है, मैं ब्रेक डाउन नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक मिनिमम वोल्टेज लगा रहा हूं ताकि जो भी इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हुए इसको सर्किट में कुछ फ्लो करा दे, कुछ नेग्लिजिबल करंट जो मिलती है ना वो मिल जाए हमें। मुझे यहाँ ध्यान रखना, ब्रेकडाउन वाला ग्राफ प्लॉट नहीं करना, मुझे इस करंट से कोई मतलब नहीं है यहाँ। मुझे तो इंटेंसिटी में चेंज की बात करनी है, तो ब्रेकडाउन से पहले तक के ग्राफ की बात करता हूँ। मतलब मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं लगा रहा यहाँ पर। मतलब क्या है, जैसे जर्मेनियम का अगर डायोड होता है, जर्मेनियम का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना? 25। मैं तो यहाँ 2 ही वोल्ट लगा रहा हूँ, उसको ब्रेक ही नहीं करना। बस जो इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हुए, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आए ना तो ये पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करके इनको थोड़ा बहुत सर्किट में मूव करा दे, कुछ करंट दे। चेंज के बेसिस पर हम बात करना चाहते हैं। तो आप देखिए लाइट गिराने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने इनको स्वैप आउट किया और हमारे पास करंट मिली, ड्रिफ्ट। अब एनसीईआरटी ने इस पे क्वेश्चन उठाया, भाई जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। तो क्वेश्चन ये है कि फोटो डायोड को रिवर्स बायस में ही क्यों यूज लिया जाता है, जबकि रिवर्स बायस में करंट मिलती है किस ऑर्डर की? माइक्रो एम्पियर। इसे फॉरवर्ड में यूज क्यों नहीं लेते, जबकि फॉरवर्ड में करंट किस ऑर्डर की? मिली एम्पियर। वहां तो करंट क्या मिलती है? ज्यादा, तो बेटर डिटेक्शन होना चाहिए था इंटेंसिटी का। तो फिर फोटो डायोड को इंटेंसिटी डिटेक्शन में फॉरवर्ड बायस में यूज क्यों नहीं लिया जाता? ये तो आपका क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो मतलब क्या कहना चाहता है, देखो इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर भी है, पी टाइप सेमीकंडक्टर भी है। एनसीईआरटी ने एन की कंडक्टिविटी पी से ज्यादा होती है, उसके बेसिस पर एन टाइप सेमीकंडक्टर से एक्सप्लेन किया है। तो समझिए हमारे पास अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर लूं तो मुझे बताइए बच्चों, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज करिए इलेक्ट्रॉन, मतलब एन इज ग्रेटर देन पी। मान लो जब हमने लाइट नहीं गिराई थी तो इलेक्ट्रॉन एन और होल कितने थे? पी। ठीक है, लाइट नहीं गिराई थी तब। जब मैंने इस पर कोई लाइट नहीं गिराई तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? एन, और होल्स कितने? पी। अब मैं लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं उस पर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, लाइट गिराई। कौन सी लाइट गिरा रहे हैं? ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा ई जी। लाइट गिराने से क्या डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे? इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हुए। आपने जो लाइट गिराई है वो डेल्टा जी के बराबर या इससे ज्यादा, तो पक्की बात है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के वैलेंस बैंड से कहां जाएगा? कंडक्शन। अरे कुछ समझ में अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बताओ बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितने होल? 2। 5 जाएंगे तो 5। क्या जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे यहाँ उतने ही एक्स्ट्रा होल्स बढ़ेंगे या नहीं? क्योंकि आपने जो लाइट गिराई है वो डेल्टा जी के बराबर या इससे ज्यादा, पक्की बात है इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में जाएगा ही जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही होल्स भी यहाँ आएंगे, मतलब बढ़ेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन बढ़े उतने ही होल्स बढ़े, ये बात समझ में आ रही? अच्छा, मान लो लाइट गिराई जब मैंने, तो लाइट गिराने के बाद इलेक्ट्रॉन्स हो गए एन डैश और होल्स कितने हो गए? पी डैश। पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? एन। मान लो डेल्टा एन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए लाइट गिराने के बाद, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए। होल्स पहले कितने थे? पी। कितने बढ़ गए? डेल्टा पी। बताओ डेल्टा एन और डेल्टा पी बराबर, लेस देन, इक्वल टू? इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन? इक्वल। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ जाएंगे उतने ही क्या बनेंगे? होल्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने ही होल्स बढ़ेंगे।
मतलब मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, डेल्टा एन और डेल्टा पी दोनों बराबर। अब फ्रैक्शनल चेंज की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन में फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा एन बाय एन। इलेक्ट्रॉन्स में फ्रैक्शनल चेंज क्या लिख रहा हूं, डेल्टा एन बाय एन। और होल्स में फ्रैक्शनल चेंज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ये डेल्टा पी बाय पी। जवाब दीजिए बच्चों, कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर? एन टाइप। एन टाइप में एन और पी में कौन ज्यादा? एन। अगर एन ज्यादा, अच्छा डेल्टा एन बराबर तो क्या है, डेल्टा पी। तो बताओ एन ज्यादा और पी कम, अगर एन ज्यादा तो फ्रैक्शनल चेंज कम, यहाँ पी कम तो फ्रैक्शनल चेंज ज्यादा। अगर मैं इस सेमीकंडक्टर को, एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर मैं फॉरवर्ड बायस करूं, कौन सी बायसिंग? फॉरवर्ड बायस में कौन सी करंट मिलती है? डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट? डिफ्यूजन, ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरी। और एन में मेजोरिटी कौन? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन में लाइट गिराने के बाद फ्रैक्शनल चेंज क्या आ रहा है, बहुत कम। क्या डिटेक्शन हो पाएगा? लाइट जब नहीं गिराई तो भी हमें कुछ करंट मिलती है, मिलती है नहीं? बिल्कुल मिलती है। जब लाइट नहीं गिराई है तो भी कुछ करंट मिलती है, आपको पता हो, मैं आपको बताऊं। ये वोल्टेज एक्सिस, ये करंट एक्सिस, फॉरवर्ड रिवर्स डिफ्यूजन ड्रिफ्ट। हमने कौन सी बाइसिंग करी? रिवर्स। और करंट कौन सी मिली? ड्रिफ्ट। ये देखो जब हमने लाइट नहीं गिराई थी तो क्या कुछ ऐसा ग्राफ पहले आया था, नहीं आया था? ये कौन सी करंट थी? रिवर्स सैचुरेशन करंट। वहां लाइट गिराई थी क्या आपने? तब भी कुछ करंट मिली या नहीं? क्योंकि होता क्या है, जैसे ही आपने 2 वोल्ट लगाए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो ये थोड़ा बहुत मूव करेंगे ना, पी से एन, तो करंट एन से पी दे देंगे। होल यहाँ से एन से पी जाएंगे तो कुछ करंट दे देंगे, पी से एन से पी, होल करंट। तो मतलब एन से पी हमारे पास कुछ करंट मिलेगी। जब हम लाइट नहीं गिराते तब भी कुछ रिवर्स सैचुरेशन करंट मिलती है बैटरी लगाते ही। एब्सेंस ऑफ लाइट में करंट मिलती है, इस करंट को हम बोलते हैं बच्चों, इस इतनी सी करंट किसके लिए ज्यादा होती है बताया था उन्होंने? जर्मेनियम में सिलिकॉन। रिवर्स सैचुरेशन करंट जर्मेनियम, जिसका डेल्टा जी कम उसके लिए करंट ज्यादा। तो ये हमारे पास, इस करंट को हम यहाँ बोलते हैं बच्चों डार्क करंट। क्या बोलते हैं? डार्क करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एब्सेंस ऑफ लाइट में हमारे पास ये करंट मिली है, इसलिए इसको क्या बोला है, डार्क करंट। कोई लाइट नहीं गिराओगे तब भी ये करंट हमें मिलेगी। अब देखिए, लाइट गिराने के बाद अगर फॉरवर्ड बायस किया जाता तो लाइट गिराने के बाद इलेक्ट्रॉन में फ्रैक्शनल चेंज क्या रहा है, बहुत कम। पहले मान लो इलेक्ट्रॉन, हमारे पास लाइट नहीं गिराई थी तो कुछ करंट मिल रही थी, मान लो 5 मिली एम्पियर यहाँ पर। लाइट गिराने के बाद भी लगभग 5 मिली एम्पियर ही मिल रही है। पहले भी गैल्वेमीटर उतना ही डिफ्लेक्ट हो रहा था, अभी भी उतना ही हो रहा है। तो क्या आप बता पाओगे कि इंटेंसिटी पहले ज्यादा थी या कम लाइट की? बता सकते हो? कोई फ्रैक्शनल चेंज ही नहीं आ रहा, करंट पहले भी उतनी थी, अभी उतनी, लाइट को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए इसको फॉरवर्ड बायस में यूज नहीं लेते। किस में लेते हैं? रिवर्स। अच्छा बताओ, अगर इसको रिवर्स बायस में यूज करूंगा तो रिवर्स बायस में कौन सी करंट मिलती? ड्रिफ्ट, ड्यू टू माइनॉरिटी। और इसमें माइनॉरिटी कौन? होल्स। और होल्स में फ्रैक्शनल चेंज क्या आ रहा है, ज्यादा। लाइट गिराने के बाद फ्रैक्शनल चेंज ज्यादा आ रहा है, क्या इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर पाएगा? इसीलिए इसको कौन सी बायसिंग? रिवर्स। नहीं समझ में आया? हमने जब लाइट नहीं गिराई, मान लो 5 माइक्रो एम्पियर करंट मिली, लाइट गिराने के बाद होल्स में फ्रैक्शनल चेंज ऑब्जर्व हुआ हमारे पास ज्यादा। अब 50 माइक्रो एम्पियर आ गई करंट, क्या करंट में चेंज आया? नहीं है। और करंट में चेंज आएगा तो इंटेंसिटी भी चेंज होगी, आप उसको डिटेक्ट कर पाओगे उस चेंज को। इसीलिए इसको कौन सी बायसिंग? रिवर्स। अच्छा, लाइट गिराने के बाद क्या इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स एक्स्ट्रा जनरेट हुए या नहीं? और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल एक्स्ट्रा जनरेट होंगे उतनी ज्यादा क्या देंगे, करंट। और जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। तो आप देखिए लाइट गिराने के बाद ग्राफ, करंट इंक्रीज होगा डिक्रीज? लाइट गिराने के बाद करंट इंक्रीज, और ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। कैसा आएगा? ये देखिए इंटेंसिटी इस टाइम हमारे पास जो है I1, यहाँ तो लाइट गिराई नहीं थी, कोई इंटेंसिटी थी नहीं लाइट की, ये I2 और ये I3। और इस टाइम सैचुरेशन, ये तो करंट थी I, ये है IS1। ये जो करंट थी I, ये तो डार्क करंट थी स्मॉल आई, IS1 IS2 IS3। क्या लाइट गिराने के बाद इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए या नहीं? करंट क्या हुआ, इंक्रीज। और जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। जब हमने लाइट नहीं गिराई कुछ करंट हमारे पास मिली I। लाइट गिराने के बाद मान लो इंटेंस हमारे पास करंट मिली IS1।
तो इस करंट में चेंज के बेसिस पर पहले कितनी थी, अब कितना है, इस करंट में चेंज के बेसिस पर इंटेंसिटी में कितना चेंज आया, पहले 0 थी इंटेंसिटी, उसके बेसिस पर हम इंटेंसिटी का डिटेक्शन कर सकते हैं। करंट में चेंज के बेसिस पर इंटेंसिटी में कितना चेंज आया, कुछ समझ में आ रही बात। तो हमारे पास इस तरह से काम करता है फोटोडायोड। कौन सी बायसिंग में, रिवर्स। अब इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए आपसे कहा जाएगा 4 फोटोडायोड हैं ए बी सी एंड डी, हैविंग डेल्टा Eg, फॉरबिट एनर्जी गिव दे रखे हैं 3 2 1.1 एंड 0.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनका डेल्टा Eg दे रखा है। 4 फोटोडायोड से 4 सेमीकंडक्टर photodiodes having delta Eg, ABCD है 4 semiconductor diode, delta Eg 3 to 1.1 and 0.87। आपसे कहा है which diode can detect the wavelength of 1400 नैनोमीटर, इनमें से कौन सा डायोड इस वेवलेंथ को डिटेक्ट कर पाएगा। 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी या डी, 4 ऑप्शंस में। Which diode can detect the wavelength of 1400 नैनोमीटर। अच्छा, डिटेक्शन का मतलब समझते हो, डिटेक्ट करने का मतलब इंटेंसिटी में चेंज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कहां जाएगा, कंडक्शन, तभी तो करंट मिलेगी, करंट मिलेगी तो चेंज आएगा। तो वैलेंस से कंडक्शन में कब जाएगा, जब आप जो लाइट गिराओगे वो E इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा Eg। ये डिटेक्शन की कंडीशन, कोई सी भी यूज लेके आंसर निकाल सकते हो, जैसे ये हमने यूज लिया। तो आप क्या करिए, चेक करो, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जिसके लिए डेल्टा Eg से ज्यादा होगी वो डिटेक्ट करेगा। फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हो या नहीं, तो चेक करके बताओ कौन सा डायोड, डी, ये डिटेक्ट कर पाएगा। क्यों, क्योंकि फोटोन की एनर्जी निकाली है 12,400 अपॉन नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया 14,000, कितनी आ रही है 0.88 या 89 अप्रोक्स आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अच्छा बताइए, ये एनर्जी जो फोटोन की एनर्जी आई है वो डायोड ए के डेल्टा Eg से कम या ज्यादा, ये एनर्जी इससे कम, डिटेक्शन नहीं होगा। ये एनर्जी इससे कम, डिटेक्शन, क्योंकि कंडक्शन में जा ही नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी इससे कम, डिटेक्शन, पर ये एनर्जी इससे ज्यादा, क्या डिटेक्ट होगा, तो समझ में आई बात। तो न्यूमेरिकल में अगर करो तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। अब आपको नोट कराते हैं फोटो डायोड, लिखिए, पहले लिखो फिर बाद में नोट करना। फोटो डायोड, photodiode is used in reverse bias हाँ बिल्कुल, डार्क करंट रिवर्स सैचुरेशन करंट ही है ना। हाँ, क्या बोला हमने, photodiode is used in reverse bias, ये लिखना, when E is greater than equal to delta Eg, E greater than equal to delta Eg, energy incident on photodiode when E is greater than equal to delta Eg, energy incident on photodiode then electron hole pairs produce across the junction. Electron hole pairs produce across the junction. Electron hole pairs produce across the junction. Electrons acquire this energy. Electrons acquire this energy. Jump from electrons acquire this energy. Jump from V dot B to C dot B, मतलब valence band to the conduction band. V dot B to C dot B. And we obtain drift current.
Electrons acquire this energy, jump from V dot B to C dot B, and we obtain drift current. We obtain drift current. पैराग्राफ चेंज करिए. We know that ये लिखना, small I is proportional to capital I. We know that small I is proportional to capital I. Therefore, photodiode can be used as a photodetector to detect the intensity of light. ठीक है. इसके बाद इधर देखिए, ये कंडीशंस लिखिए, ग्राफ लोड करिए और ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फटाफट कंप्लीट करें. जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है सब छाप लें. क्वेश्चन में कहा है कि 4 सेमीकंडक्टर फोटोडायोड्स ए बी सी और डी, डेल्टा जी दे रखा है. वो कह रहा है इनमें से चारों डायोड्स में से कौन डिटेक्ट कर पाएगा इस वेवलेंथ को, 1400 नैनोमीटर को. तो आपसे कहा है डिटेक्शन का मतलब होगा लाइट गिराने से इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में जाए, कंडक्शन में जाएगा तो करंट मिलेगा, और करंट मिलेगा तो इंटेंसिटी में चेंज आएगा. तो ऐसा तभी पॉसिबल है डिटेक्शन का कि जब E इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा Eg की लाइट गिराओ. चारों के डेल्टा Eg आपको पता है. आप फोटोन की एनर्जी निकाल लीजिए और चेक करिए. फोटोन की एनर्जी 12,400 अपॉन लेमडा, लेमडा एंगस्ट्रॉम में रख दिया मैंने 14,000, और फोटोन की एनर्जी निकाल ली. ये एनर्जी इसके डेल्टा Eg से कम है, डिटेक्शन नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में नहीं आ पाएगा. ये एनर्जी इससे कम है, डिटेक्शन नहीं होगा. ये इससे कम है पर ये इससे ज्यादा है इसके डेल्टा Eg से, तो ये डिटेक्ट करेगा डायोड डी. ठीक है.
जिसका कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट सेटिंग लिखना सोलर सेल और ये डायग्राम बनाइए। फ्रंट कॉन्टेक्ट बैक कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है और बाकी कंप्लीट करिए डायग्राम। क्या हुआ इसको बोल दो एक बार कर देंगे टेम्परेचर हो गया। हो गया बच्चों? बिल्कुल, केवल वहीं, नहीं वहां पर डिप्लीशन रीजन में ही गिराना है, केवल हमें इंटेंसिटी को डिटेक्ट करना है तो केवल वहीं गिराई जाती है। यहाँ पर आपके डिफरेंट है तरीका गिराने का सोलर सेल में। इसका 24 चॉइस पे कर दो भैया, चॉइस, हाँ चॉइस कर दो इसका। अरे डायग्राम बनाओ तुम लोग, इसका भी करना है क्या? कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसी बंद हो गया तो ध्यान रखना। हाँ चॉइस कर दीजिए, इसका 22 कर दो। ये डायग्राम बन गया। अब समझिए ध्यान से, देखो बच्चों हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लाइट गिरा रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, कितना बढ़िया लगा बच्चों। अच्छा आप समझना, एनसीईआरटी में पूरा पेज दे रखा है सोलर सेल के लिए, तो ध्यान से समझना, पूरा कंसंट्रेशन रखना, हर एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सोलर सेल ऐसे मटेरियल से मिलकर बनाया जाता है जिसका डेल्टा Eg अराउंड 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, वो बेटर सोलर कन्वर्जन एफिशिएंसी हमारे पास देता है सोलर सेल फॉर्मेशन के लिए। अगर सोलर सेल हम फॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास लाइट गिरा रहे हैं, इसका बेसिक काम क्या होता है सोलर सेल का, पहले बताओ। इसका बेसिक काम होता है, बैटरी चार्जर्स में यूज लिया जाता है। इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करके इस सोलर सेल के कॉन्सेप्ट से उनको करते हैं चार्ज। इसका बेसिक काम है ईएमएफ प्रोडक्शन का, उस ईएमएफ से हम बैटरी चार्ज करते हैं। अब ईएमएफ की बात करते हैं, ईएमएफ हमारे पास आया। ईएमएफ क्या होता है, देखो पहला पैराग्राफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अच्छा पहले तो बताओ, ये फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस? अनबायस। ध्यान रखना, कौन सी बायसिंग? अनबायस। पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि सोलर सेल इज बेसिकली यूज्ड टू प्रोड्यूस ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट. It works on same principle as photodiode except that no external biasing is applied. In area of depletion region is kept large. अब ये क्या कहना चाहता है समझिए। पहला पैराग्राफ, हमारे पास सबसे पहले ईएमएफ की बात करते हैं। अच्छा बताओ, आपने पढ़ा था यहां पर इसके क्रॉस वोल्टेज मान लीजिए V है, ये बैटरी, ये ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R। आपने जब सेल की चार्जिंग पढ़ी थी टीपीडी कैलकुलेट किया होगा, और वहां पर E V बराबर E प्लस आई आर, ये आया था क्या? ये तो आया था चार्जिंग के केस में।
और डिस्चार्जिंग के केस में E माइनस आई आया था। अब बताइए VOC बराबर EMF कब होगा? जब करंट क्या हो? जीरो। करंट जीरो, और करंट जीरो होती है ओपन सर्किट वोल्टेज में। कहाँ होती है? ओपन सर्किट। क्या ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो होता है? तो ओपन सर्किट वोल्टेज में करंट जीरो होगी, और ओपन सर्किट वोल्टेज जो होता है वही क्या कहलाता है? EMF। EMF क्या होता है? ओपन सर्किट वोल्टेज। अब देखो कैसे हमारे पास यहाँ पर जनरेट करता है EMF। देखिए हमारे पास एनसीईआरटी का फर्स्ट डायग्राम, उसका अरेंजमेंट बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं ऐसा कुछ करता कि P और N दोनों 300 माइक्रोमीटर लेता, और ये एक डिप्लीशन लेयर हमारे पास होती थिन और ट्रांसपेरेंट, थिन डिप्लीशन लेयर तो थिन होती, 10⁻⁻7 मीटर का पेज है इसकी थिकनेस, और इनको कनेक्ट करके एक पीएन जंक्शन बनता है। ये वाला पेज होता है जो आपको दिखाई भी नहीं देता कि पीएन जंक्शन कहाँ है, यहाँ। इसके साथ एन साइड जो है इसकी, इसके यहाँ एक कॉन्टेक्ट लगा दिया मैंने, इसको बोलते हैं फ्रंट कॉन्टेक्ट। और बैक साइड एक कॉन्टेक्ट लगा दिया मेटेलिक, इसको क्या बोल दिया? बैक कॉन्टेक्ट, जो चार्ज कैरियर को कलेक्ट करेगा। पर अगर मैं लाइट गिराता कुछ ऐसे इस डिप्लीशन रीजन में, इस तरफ से, जो डिप्लीशन लेयर आपको नहीं दिखाई दे रही उस पर लाइट गिरा रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे, जैसे फोटो डायोड में हुए। फोटो डायोड भी ईएमएफ जनरेट करता है, पर इतना कम अमाउंट में ईएमएफ जनरेट होता है कि आप उससे बैटरी को तो चार्ज नहीं कर सकते। बैटरी चार्जिंग के लिए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हमारे पास यहाँ प्रोड्यूस होने चाहिए। तो इसके लिए फिर एनसीईआरटी ने क्या अरेंजमेंट किया? देखो पहला डायग्राम समझा रहा हूँ। पी को तो कर दिया थिक, 300 माइक्रोमीटर का प्रैक्टिकली दिया जाता है पी, और एन लिया जाता है 0.3 माइक्रोमीटर। इतना वेरिएशन होता है, 300 माइक्रोमीटर का ये, और ये कितना? 0.3 माइक्रोमीटर। इतना थिन और ट्रांसपेरेंट भी लेते हैं इनको, अभी बता रहा हूँ, सुनते जाओ। 300 माइक्रोमीटर का पी, और इसको कितना? 0.3 माइक्रोमीटर। अब हम डोपिंग से इसका एरिया भी बढ़ा देते हैं। ये डिप्लीशन रीजन है, ये वाला पोर्शन। ये कौन सा रीजन है? डिप्लीशन रीजन। ये पेज है डिप्लीशन लेयर का, हमने डोपिंग करके इसका एरिया भी इंक्रीज कर देते हैं। एरिया क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? अब देखो ये ट्रांसपेरेंट लेते हैं, थिन और ट्रांसपेरेंट। अब क्या होगा? हम लाइट ऐसे नहीं गिराते इस पे, ऊपर से लाइट गिरा रहे हैं। एनसीईआरटी के फर्स्ट डायग्राम है, यहाँ से ये पेज दिख रहा है आपको, डिप्लीशन लेयर वाला अंदर वाला, इस पर लाइट गिराते हैं ताकि लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो। ये अरेंजमेंट है यहाँ पर लाइट गिराने का। तो लार्ज अमाउंट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो, तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट हमने किया। ऊपर से लाइट गिराई जा रही है बच्चों इस पे। कहां से गिरा रहे हैं? ऊपर से। यहाँ से नहीं गिराते, साइड से, डिप्लीशन लेयर पर नहीं गिरा रहे, एन साइड में ऊपर से लाइट गिराई जा रही है। ऐसा कुछ अरेंजमेंट फर्स्ट डायग्राम में आपके एनसीईआरटी में, ताकि लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हमारे पास जनरेट हो। अब देखिए लाइट गिराने से क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हमारे पास जनरेट हुए डिप्लीशन, क्योंकि बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए। लार्ज अमाउंट में अब जनरेट हुए तो होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो जनरेट हुए डिप्लीशन रीजन में, ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, पहला प्रोसेस हुआ लाइट गिराने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का जनरेशन। तीन प्रोसेस में ईएमएफ जनरेट होता है। लाइट गिराई, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हुआ, फिर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने स्वैप आउट करेगा, मतलब सेपरेट करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को भेजेगा इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन इस कॉन्टेक्ट के द्वारा कलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इधर आते जाएंगे तो क्या बचा, बता सकते हो बच्चों? ये सरफेस कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो नेगेटिव चार्ज, ये सरफेस हमारे पास हो गई नेगेटिव चार्ज। होल्स किधर जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इधर जाएंगे। होल्स इधर आते जाएंगे तो ये सरफेस पॉजिटिव चार्ज, ये इनको कलेक्ट करता जाएगा। पी साइड हायर पोटेंशियल पर आ गया, और एन साइड लोअर पोटेंशियल पर आ गया। क्या इसमें अभी कोई करंट फ्लो होगा? क्योंकि क्या है अभी ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट ये जो वोल्टेज जनरेट हुआ है इसी को क्या बोलते हैं? ईएमएफ। तो ईएमएफ हमारे पास हुआ प्रोड्यूस। इस पीएन जंक्शन के क्रॉस हमारे पास ईएमएफ हुआ प्रोड्यूस। यहाँ पर ओपन सर्किट जो वोल्टेज था वही ईएमएफ है। अभी ओपन सर्किट है, अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो तीन प्रोसेस में हमारे पास ईएमएफ का जनरेशन हुआ है। लाइट गिराने से, नेक्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का, तीन प्रोसेस में ईएमएफ जनरेट हुआ है। लाइट गिराने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन, दूसरा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का इनका सेपरेशन, इलेक्ट्रॉन्स इधर कलेक्ट हुए, होल्स इधर आए, और तीसरा इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इनका कलेक्शन। तो तीन प्रोसेस में ईएमएफ जनरेट हुआ है। लाइट गिराने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन, दूसरा सेपरेशन, और तीसरा कलेक्शन। अब देखिए अगर आपको करंट फ्लो करानी है तो चार्ज कैरियर को एक पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट पाथ, तो आपके करंट फ्लो हो पाएगी।
अब अगर मैं यहाँ पर पाथ प्रोवाइड कर दूं चार्ज कैरियर को, ये पाथ प्रोवाइड कर दिया मैंने, शॉर्ट सर्किट पाथ, तो देखिए करंट हमारे पास जो मिलेगी, यहाँ पर करंट फ्लो होगी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, करंट कहाँ जाएगी, हायर से लोअर, ऐसे करंट फ्लो होगी। और इस करंट को क्या बोलोगे, आईएससी मींस सेमीकंडक्टर करंट नहीं, शॉर्ट सर्किट करंट। करंट कौन से मिलती है अभी देखते हैं, डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गया, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर गया, पी से एन। अच्छा इलेक्ट्रॉन पी से एन, तो करंट एन से पी। होल किधर जा रहा है, एन से पी, तो करंट भी एन से पी। तो ये जो ड्रिफ्ट करंट है, यही हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट हमारे पास होगी, एन से पी डायरेक्शन में यहाँ करंट मिलती है ड्रिफ्ट। ठीक है, एन से पी करंट मिल जाएगी। अगर आपको बैटरी को चार्ज करना है तो आप क्या करिए, यहाँ पर बैटरी लगा दो, ये बैटरी की चार्जिंग हो गई, करंट फ्लो की हायर से लोअर, इस बैटरी को चार्ज कर दी। जो ईएमएफ जनरेट हुआ है ये इस बैटरी को चार्ज करेगा। कितना वोल्ट का ईएमएफ जनरेट हुआ है पता लगाना है, यहाँ आउटपुट ले लो लोड लगा के, आपको पता पड़ जाएगा कितना हमारे पास ईएमएफ जनरेट हुआ है, उसके कोरस्पॉन्डिंग बैटरी लगा के चार्ज कर सकते हो आप। तो हमारे पास सोलर सेल जो है, इसका अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, ये कौन सी एक्सिस, वोल्टेज, ये करंट, कौन सी बायसिंग, फॉरवर्ड, रिवर्स, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट। हमने कौन सी बायसिंग करी, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, अनबायस। करंट कौन सी मिली, ये ड्रिफ्ट। ऊपर नीचे मिलेगी, नीचे। डायोड में स्ट्रेट लाइन आएगा या एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। करंट फ्लो होती है ना, आई बराबर आई नोट ई की पावर। तो हमारे पास जो ग्राफ आता है कुछ ऐसा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ आता है सोलर सेल का। पर आना कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए था, थर्ड में। देखो ये कौन सी करंट मिल रही है, ड्रिफ्ट, शॉर्ट सर्किट करंट हमारे पास है आईएससी, लिख देता हूं उसको, शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट पाथ पर हमें मिली है, जो ड्रिफ्ट है वही शॉर्ट सर्किट। ड्रिफ्ट करंट कौन सी बायसिंग में मिलती है, रिवर्स। तो मिलना तो ऐसा चाहिए था, ये रिवर्स बायस रहा, ऐसा मिलना चाहिए था ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में, पर यहाँ नहीं मिला। कौन से में मिला है, फोर्थ। ऐसा क्यों, अच्छा कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ड्रिफ्ट करंट तो रिवर्स बायस में मिलती है, पर मिल रहा है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ प्रैक्टिकली, ऐसा क्यों, कोई भी बोलो। सुनिए, एनसीईआरटी में क्लास में फिर पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके लिए, सुनना पहले। VI characteristics of solar cell drawn in fourth quadrant of coordinate axis. This is because solar cell does not draw the current but supplies same to the load. मतलब क्या है इसका, समझिए। अगर हमारा ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में आता तो आप मुझे बताइए, इस क्वाड्रेंट में आप सब जानते हो P बराबर क्या होता है, VI। इस क्वाड्रेंट में वोल्टेज पॉजिटिव या नेगेटिव, अरे वो पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव, ये तो वोल्टेज तो आ गया नेगेटिव। अच्छा इस क्वाड्रेंट में करंट पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। और आप सब अच्छे से जानते हो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो पावर क्या हो रहा है, पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव का मतलब समझते हो, पावर पॉजिटिव का मतलब होता है आपने इसको डीसी सोर्स से, बैटरी से कनेक्ट किया और इसको डीसी सोर्स के थ्रू पावर प्रोवाइड कर रहे हो। क्या आपने ऐसा किया है, क्या आपने इसको बाइज्ड किया है क्या डीसी सोर्स के थ्रू इसको डीसी सोर्स से बैटरी से पावर दे रहे हो, इसीलिए इसका ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आता। आप यहां पर देखिए P इज इक्वल टू VI। अच्छा बताइए इस क्वाड्रेंट में वोल्टेज पॉजिटिव, अरे वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव, करंट, तो पावर क्या आ रहा है, पावर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब समझते हो, पावर नेगेटिव का मतलब होता है आपने इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है, बल्कि ये आपको उल्टा बैटरी चार्ज करके दे रहा है। ये क्या हो रही है, बैटरी की चार्जिंग। पावर नेगेटिव का मतलब होता है आपने इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया, उल्टा ये आपको बैटरी चार्ज करके दे रहा है, ये बैटरी की क्या हो रही है, चार्जिंग। और ये जो वोल्टेज है, याद है कौन सा वोल्टेज है, VOC। VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, और वही क्या है, EMF। ये आपके है ओपन सर्किट वोल्टेज जनरेट हुआ है।
और ओपन सर्किट वोल्टेज को क्या कहते हैं, ईएमएफ। तो ईएमएफ का हमारे पास जनरेशन हुआ है। तो पावर नेगेटिव का मतलब ये होता है, पावर पॉजिटिव का मतलब तो ये होता है कि आपने इसको डीसी सोर्स या बैटरी से कनेक्ट करके पावर प्रोवाइड किया, पर ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए इसका ग्राफ यहाँ नहीं आता। यहाँ आप देख सकते हो पावर नेगेटिव आ रही है। पावर नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपने इसको डीसी सोर्स या बैटरी से कनेक्ट नहीं करा, उल्टा ये आपको बैटरी चार्ज करके दे रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, बैटरी की चार्जिंग, और ये जो जनरेट हुआ है वो क्या है, ईएमएफ। कुछ समझ में आई बात? इसीलिए एनसीईआरटी में आपको लिख रहा है कि VI characteristics of solar cell drawn in fourth quadrant of coordinate axis, this is because solar cell does not draw the current but supplies same to the load, और उल्टा लोड को प्रोवाइड करता है ना कि लोड से लेता है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए इसका ग्राफ कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से में आता है, फोर्थ, थर्ड में नहीं आता, ध्यान रखना। लिखिए इसमें जो लिखा रहा हूं, सोलर सेल लिखो पहले, जो मैं लिखा रहा हूँ फिर छापना बाद में। सोलर सेल इज बेसिकली, ऐसा मत लिखो, सोलर सेल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ईएमएफ। सोलर सेल is used to produce EMF when solar radiations incident on it. When solar radiation incident on it. It works on same principle as photodiode. It works on same principle as photodiode. Except that no external biasing is applied. Except that no external biasing is applied. And area of depletion region is kept large. Area of depletion region is kept large. Large क्यों रखते हैं? जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होगा। अच्छा, इसको थिन और ट्रांसपेरेंट क्यों रखते हैं? बहुत थिन क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे पास अगर इसको थिक रखते हैं एन टाइप को, जैसे एन की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, एन पर अगर लाइट गिरा भी रहे हो, एन से कुछ लाइट जा रही है, इलेक्ट्रॉन होल जनरेट भी हो गए, तो वापस वो कंबाइन भी हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट में पार्टिसिपेट हो जाएंगे। पर एन टाइप को हम थिन और ट्रांसपेरेंट क्यों रखते हैं? अगर थिक रखा तो हम एन साइड से लाइट गिरा रहे थे। अरे समझ में आ रही? आपने जो भी लाइट गिराई, हमारे पास हम डेल्टा Eg लेते हैं सोलर सेल फॉर्मेशन के लिए 1.5 या इससे कम। क्यों? क्योंकि जितना डेल्टा Eg 1.5 बेटर कन्वर्जन एफिशिएंसी देता है। अगर डेल्टा Eg 1.5 से कम हुआ तो बेटर कन्वर्जन एफिशिएंसी मिलेगी। तो अगर हम इसको थिक लेंगे और आपने लाइट गिराई है, मान लो 1 या अराउंड 1.5 1.7 जो भी लाइट गिराई है, वो इतनी कम एनर्जी है, अगर इसको थिक रखते तो ये जो अपर लेयर है ना, वही इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब कर लिया तो लाइट डिप्लीशन लेयर तक नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंचेगी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट नहीं हुआ तो ईएमएफ का जनरेशन भी नहीं होगा। इसीलिए थिन और ट्रांसपेरेंट रखा जाता है किसको, एन साइड को। लिखिए क्या लिखाया था लास्ट में, केप्ट लार्ज। इसके बाद लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, व्हेन E is greater than equal to delta Eg, ये लिखना, when E greater than equal to delta Eg energy, when E is greater than equal to delta Eg energy incident on solar cell, then large number of electron hole pairs,
produced across the junction. Large number of electron hole pairs produced across the junction. Due to internal electric field, electrons move from P to N. Due to internal electric field, electrons move from P to N, collect by the front contact. Electrons move from P to N, collect by the front contact, and it becomes negative charge. And it becomes negative charge. And holes move from N to P. Collect by the back contact. Holes move from N to P, collect by the back contact, and it becomes positive charge. And EMF is produced. इसके बाद ये ग्राफ बना लो और ये कंप्लीट करो सर्किट. हो गया कंप्लीट. ये तो अपन ने डायोड की एप्लीकेशन कंप्लीट करे. फोटो डायोड, जिनर डायोड, एलईडी, सोलर सेल, रेक्टिफायर. अब बात करते हैं डायोड से मिलकर बनता है बच्चों ट्रांजिस्टर. तो स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर. बेल लगने वाला है तो रोज ही लगता है बेटा बेल. तो इसका सोलर सेल का क्यों नहीं आता? न्यूमेरिकल तो क्या बनेगा इस पे? थ्योरेटिकल है तो थ्योरेटिकली संभाल लेना आप तो. अरे हो गया कंप्लीट. देखो ट्रांजिस्टर स्टार्ट करते हैं. भाई स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर क्या काम करता है, क्या है. स्टार्टिंग देखिए, हमारे पास ट्रांजिस्टर दो वर्ड से मिलकर बना है. ट्रांसफर प्लस रजिस्टर. ट्रांजिस्टर, इसी के पीछे इसका काम छुपा हुआ है जो काम करता है. इसका बेसिक काम, इसका नाम क्यों रखा देखो ट्रांजिस्टर. इसका बेसिक काम है वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन का. किसका काम है? वोल्टेज एम्पलीफायर लग रहा है बाहर, वो मेरी वॉइस को एम्पलीफाई कर रहा है. कैसे होता है वो आगे पढ़ना है अपने को. तो हमारे पास अगर बात करें
एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ एन इनपुट सिग्नल विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज नोन एज एम्पलीफायर। तो किस तरह से एम्पलीफाई करता है वो सब आगे देखेंगे। आप देखिए, रेजिस्टेंस का ट्रांसफर करता है इनपुट से आउटपुट पर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका बेसिक काम है वोल्टेज एम्पलीफिकेशन का। किसका काम है? वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। मतलब इनपुट में कम वोल्टेज दे तो आउटपुट में ज्यादा वोल्टेज मिले। हमारे पास वोल्टेज एम्पलीफाई कैसे होता है वो तो आगे की बात है। अब देखिए, अगर हम दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप को सैंडविच कर दें, दो एन के बीच में एक पी, तो कौन सा बनता है? एनपीएन। और दो पी के बीच में एक एन को पीएनपी। तो ट्रांजिस्टर कितने टाइप के? दो। ये आप देख सकते हो। एक तो हमारे पास है एनपीएन, एनपीएन, और दूसरा कौन सा? पीएनपी। ये हमारे पास पीएनपी। किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है? एनपीएन, क्योंकि इसमें मेजोरिटी इनपुट में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तीन टर्मिनल हमारे पास होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं? इमीटर, बेस और कलेक्टर। कौन कौन से? इमीटर, बेस, कलेक्टर। ये तीन टर्मिनल हमारे पास होते हैं ट्रांजिस्टर में। और देखिए, इस पी और एन के बीच में एक डिप्लीशन लेयर है या नहीं? ये एक पीएन जंक्शन है, ठीक है। और इस जंक्शन को बेस और इमीटर के रेफरेंस में, इन दोनों के बीच में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बेस इमीटर जंक्शन। क्या बोलते हैं? बेस इमीटर जंक्शन। और इस पी और एन के बीच में एक डिप्लीशन लेयर है या नहीं? तो इसे क्या बोलोगे? बेस कलेक्टर जंक्शन। तो बताइए, ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल? खोपड़ा खराब है कि? तीन। कितने टर्मिनल? तीन। कौन कौन से? इमीटर, बेस, कलेक्टर। कितने जंक्शन? नाम बताओ। बेस, इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल एंड टू जंक्शन डिवाइस। कितना टर्मिनल होते हैं? थ्री। डायोड में कितने? दो। और कितनी जंक्शन? एक। यहाँ थ्री टर्मिनल्स हमारे पास होते हैं। अब देखिए, ट्रांजिस्टर का नाम ट्रांजिस्टर क्यों रखा गया, सुनना। हमारे पास ट्रांजिस्टर का बेसिक काम क्या है? लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन का। किसका? वोल्टेज एम्पली। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर कोई ट्रांजिस्टर है, वोल्टेज एम्पलीफाई करना है, तो इसका मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस R2, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 है, इसके क्रॉस आउटपुट ले रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप है V2। इसका मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि हम इनपुट में कम वोल्टेज दें तो आउटपुट में ज्यादा वोल्टेज मिले। ऐसा ही चाहते हैं वोल्टेज एम्पलीफाई हो। इसके लिए V2 है, ध्यान रखना, R2 के क्रॉस ड्रॉप। V2 क्या? R2 के क्रॉस ड्रॉप। आप मुझे बताओ, V2 V1 से ज्यादा कब होगा? जब R1 और R2 में कौन ज्यादा होगा? R2। मतलब इसका आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और इनपुट रेजिस्टेंस कम। तो आप बताइए, रेजिस्टेंस का क्या कर दिया? ट्रांसफर इनपुट से आउटपुट पर। इसलिए इसको क्या नाम रखा? ट्रांजिस्टर। ताकि क्या काम कर पाए? वोल्टेज एम्पलीफाई। कम वोल्टेज दे तो आउटपुट में ज्यादा, इसलिए इसका नाम क्या रखा था? ट्रांजिस्टर। अच्छा, इनपुट रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ज्यादा? कम। कम रेजिस्टेंस कौन सी बायसिंग? फॉरवर्ड। तो इसीलिए इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखा जाता है। एन को नेगेटिव और पी को पॉजिटिव टर्मिनल से। इनपुट जंक्शन जो है कौन सी बायसिंग? फॉरवर्ड। और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या रखते हैं? हाई। हाई रेजिस्टेंस कौन सी बायसिंग? रिवर्स। इसीलिए आउटपुट जंक्शन रिवर्स रखा जाता है। देखो, पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव। कौन सी बायसिंग? रिवर्स। ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स। इसी तरह से ये भी फॉरवर्ड और ये रिवर्स। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ये कंप्लीट कर लेना दोनों डायग्राम। बनाओगे नहीं क्या? उसमें 1 मिनट लगेगा। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो बस ये ध्यान रखना, इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस हमारे पास रखी जाती है और आउटपुट जंक्शन